Hello everyone, this is Ikra Nawaz and today we are going to discuss about राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या क्या बातें हुई, इसके क्या आउटकम्स निकले तीनों के, ये एक सक्सेस थी या कोई फेलियर था। सो लेट्स बिगिन। ओके, हिस्ट्री जो है थोड़ी सी ड्राई है लेकिन हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जनाब के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो स्टार्ट क्यों हुई, किस वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरफ आना पड़ा। तो बात ये थी कि 1927 के अंदर ब्रिटिश के अंदर साइमन कमीशन आया। ठीक है, साइमन MI साइमन कमीशन आया। अब इंडियंस ने इसका बाइकआउट किया, वो भी इसलिए किया कि साइमन कमीशन का पर्पस था कि वो देखे कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सिस्टम कैसे चल रहा है। 1919 में जो रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे वो किस तरह से वर्किंग कर रही हैं। तो पर्पस तो ठीक था साइमन कमीशन का, लेकिन इंडियंस को इस चीज़ से इख्तलाफ इसलिए हुआ कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन को ऐड नहीं किया गया। जब आप किसी के मुल्क में रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हो तो अगर आप उन्हीं को ऐड नहीं करोगे तो ये उनकी इंसल्ट भी है, और दूसरा ये है कि आप इंश्योर कैसे कर सकते हो कि इन लोगों को क्या चाहिए जब तक आप इन लोगों से ही नहीं पूछोगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था साइमन कमीशन का। लिहाजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उन्होंने इनको चैलेंज किया कि ठीक है, अगर आप साइमन कमीशन को नहीं मानते खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बना लाएं। अभी उस टाइम तक साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी। ठीक है, ये कमीशन अभी अपना काम कर रहा है। इसी काम के दौरान 1928 के अंदर ना नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी गई। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट जब प्रेजेंट की गई तो इन्होंने कहा कि जनाब ये है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो हम चाहते हैं, चलो चुप करके इनको इम्प्लीमेंट कर दो। अब ब्रिटिशर्स जो थे उनके सामने उन्हें रख दी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि नेहरू रिपोर्ट ये ऑल इंडियंस को ना रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि मुस्लिम जो थे, मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए। ठीक है, 14 पॉइंट प्रेजेंट किए क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम्स की 1/3 रिप्रेजेंटेशन को ना 1/4 कर दिया हुआ था, और ये कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना मुस्लिम्स के लिए, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि कोई ज़रूरत नहीं, जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। जिन्ना कहते थे कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सो ये एक पॉइंट था जिसके ऊपर इन दोनों के दरमियान, इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिफरेंसेस आ गए। सो अब ब्रिटिशर्स जो थे वो इस प्रॉब्लम में आ गए कि इसको कंसिडर करें कि इसको कंसिडर करें। तो फिर इन्होंने सोचा, जिन्ना ने भी इस चीज़ की एडवाइस की कि जनाब आप इस तरह करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी एक टेबल पे ले आओ, हमें भी टेबल पे ले आओ, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी टेबल पे ले आओ और ख़ुद भी टेबल पे आ जाओ। ठीक है, तो चलो हम सब मिल बैठ के ना सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है। ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद आई और जनाब अब बात होती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि आइडिया तो अच्छा है, मोहम्मद अली जिन्ना की एडवाइस तो अच्छी है, और इस चीज़ का फ़ैसला ऑलरेडी जो रैमसे मैकडोनल्ड जो कि उस वक्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरफ ही आना चाहिए। अच्छा, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के अंदर क्या हालात चल रहे हैं? नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में प्रेजेंट की गई थी ना, ब्रिटिशर्स ने वो नहीं मानी। तो नेहरू रिपोर्ट को ना मानने की वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रही थी, हर चीज़ का बाइकआउट करी थी। ठीक है, अब एक और चीज़ भी थी, वो ये थी कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर ना डोमिनियन स्टेटस का कहा गया था। अच्छा, अब थोड़ा सा डोमिनियन स्टेटस को देख के मैं आपको बता दूं कि ये असल में होता क्या है। डोमिनियन स्टेटस कहते हैं कि सेल्फ रूल। ठीक है, सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट को कहते हैं, लेकिन ये सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है ना, ये इंटरनल होती है। ठीक है, इंटरनल होती है, यानी कि ये ब्रिटिशर से डिमांड कर रहे थे कि इंटरनल अफेयर्स हमारे हवाले कर दो, हम अपना मुल्क खुद चलाएंगे। हाँ, आप कम्युनिकेशन, मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स जो है ना, ये अपने कंट्रोल में रख लो।
इंटरनल अफेयर्स हमें दे दो, एक्सटर्नल अफेयर्स आप खुद रख लो, ठीक है। इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस, कि हम अपने ज़रूरियात को, अपने राइट्स, इन सब चीज़ों को खुद देखते हैं। लेकिन चूँकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस मांगा गया और नेहरू रिपोर्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा अब हमें डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, अब हमें स्वराज, आई थिंक इसको बोलते हैं, इन्होंने कहा कि अब हमें इंडिपेंडेंस ही चाहिए, अब ब्रिटिशर्स अपना बुरे बिस्तरा संभालें और यहाँ से चले जाएं, ठीक है। और दूसरी तरफ जनाब इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कॉल की, जो कि 12 नवंबर 1930 को ना स्टार्ट हो गई। अब इसकी एक बहुत अच्छी बात ये थी कि इसमें इंडियंस को इक्वल कंसिडर किया गया, ठीक है ना, इक्वल लेजिस्लेशन के अंदर इनको इक्वल का वो बताया गया कि हाँ अब ये इक्वल फुटिंग पे आके लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब थोड़े से इसके फीचर्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। बात ये थी कि हम जानते हैं कि ये लंदन में इट टुक प्लेस इन लंदन, लेकिन कब से कब तक हुई, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक ये चली, और इसको उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने खुद प्रिजाइड किया, ठीक है। यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो रैमसे मैकडोनल्ड, जो कि उस वक्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे, ठीक है। लिहाजा ब्रिटिशर्स और इंडियंस जो थे वो एक इक्वल फुटिंग पे वो मिले, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर कांग्रेस और कुछ फिगर्स जो थे उन्होंने डिक्लाइन किया आने से। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ना, उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है, हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, हमें अब किसी टेबल पे नहीं आना, हमें अब सिर्फ इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन बात ये थी कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम की, मुस्लिम लीग और दूसरी जो पार्टीज़ थी ना, उन्होंने जनाब इसको वो किया, अटेंड किया, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि बहुत कम जो रिज़ल्ट्स थे इस कॉन्फ्रेंस से ड्राइव किए, लेकिन जो मेन बात थी वो ये थी कि द वेरी फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड कि नाउ वी हैव टू इंक्लूड इंडियंस इन डिसीजन मेकिंग या इन डिस्कशंस रिगार्डिंग इंडियंस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ठीक है। पहले वो जो भी रिफॉर्म्स लेकर आते थे वो खुद जो अच्छा समझते थे उसके मुताबिक रिफॉर्म्स ले आते थे, लेकिन अब एक टर्न आया उनकी सोच में भी कि नाउ वी हैव टू इंक्लूड इंडियंस इन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ठीक है। सो हाँ, ये बात अलग है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन किसने पार्टिसिपेट किया उस टाइम पे, जो मेन पार्टिसिपेंट्स थे उनके बारे में जानना ज़रूरी है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो उनके बारे में बात ये थी कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, इसके अंदर 3 ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी तरफ से 16 डेलीगेट्स भेजे, यानी उन 3 पार्टीज से मिल के टोटल 16 बंदे आए। अब जो इंडिया से जो लोग गए थे वो 74 थे, इन 74 के अंदर 58 जो थे उनका डायरेक्ट ताल्लुक था पॉलिटिकल पार्टी से, और जो 16 थे वो प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से आए थे। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ बर्मा, सिंध और लैंडलॉर्ड्स कहाँ के, बिहार के, यूपी के, उड़ीसा के, और कुछ दूसरे प्रोविंसेस को भी उसमें रिप्रेजेंट किया गया। अब देखते हैं कि क्या इश्यूज थे जो कि इसके अंदर डिस्कस किए गए। अच्छा, अब एक और बात भी इसमें अहम है जानने के लिए, वो ये है कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई ना, उस टाइम तक साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो आ चुकी हुई थी। सो उस टाइम पे टेबल पे ब्रिटिशर्स थे, माइनॉरिटीज़ थी, मुस्लिम लीग थी, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी पड़ी हुई थी, जिन्हां के 14 पॉइंट्स भी थे। अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और जिन्हां के 14 पॉइंट्स ने किस तरह से फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई इसके आउटकम को शेप किया। तो इसके अंदर जो हम बेसिक बात है वो ये थी कि साइमन कमीशन ने भी कहा कि जनाब फेडरेशन हो, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स में भी फेडरेशन के बारे में कहा गया। NWFP और बलूचिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए कहा गया 14 पॉइंट्स में। तो NWFP के जो रिफॉर्म्स हैं वो उसको इन्होंने एक्नॉलेज किया साइमन कमीशन ने। सो कायदे-ए-आज़म का ये वाला पॉइंट भी हाफ मान लिया गया, ठीक है। उसके अलावा कायदे-ए-आज़म चाहते थे कि इनको प्रोविजनल असम्बलीज़ के अंदर सीट्स मिलें, उसकी बात भी की गई, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, तो वो भी साइमन कमीशन में एक्नॉलेज किया गया, ठीक है। और कायदे-ए-आज़म चाहते थे कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए,
ठीक है, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए तो वो भी दी गई। सो इसका मतलब क्या था कि जनाब साइमन कमीशन और जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे ये काफ़ी हद तक मैच थे। इट मीन्स के अब बात ये हुई कि इसके हम अगर आउटकम्स की तरफ आएँ तो इसका मतलब ये था कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स ने काफ़ी शेप किया, ठीक है। और इन्होंने देखा कि येस देयर एग्जिस्ट सम कम्यूनल प्रॉब्लम्स इन ब्रिटिश इंडिया। इसके अंदर माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेंटर में और प्रोविंसेस में होनी चाहिए। और ये चीज़ प्रूव हुई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कम्प्लीटली पूरी इंडिया की जो कम्युनिटीज़ है ना उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही। सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो गैर मौजूदगी थी इसकी वजह से बहुत से कम्यूनल प्रॉब्लम्स जो थे वो ब्रिटिशर्स की नज़र में हाईलाइट हो गए। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये ना तो एक फेलियर थी कंप्लीट, ना ही कंप्लीट सक्सेस थी, ठीक है। और दूसरा इसका आउटकम था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। वो इसलिए कि चूँकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रन कर रही थी उस टाइम पे। ब्रिटिशर्स को इसका काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को डिनाई किया जा रहा था, उनका बाइकआउट किया जा रहा था। तो इंडिया के अंदर पीसफुल सिचुएशन लाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी टेबल पे लाया जाए। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ये रिज़ल्ट ड्राइव किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी इसके अंदर होना ज़रूरी है, और ताकि मूवमेंट जो है इसको ख़त्म किया जा सके और इनको टेबल पे लाया जा सके। सो जो उस टाइम पे वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको कहा गया कि आप जाएं इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाएं और जनाब उनको टेबल पे लेकर आएँ। सो गांधी इरविन पैक्ट जो था इस ये साइन हुआ। अब थोड़ा सा मैं आपको गांधी इरविन पैक्ट के बारे में भी बता दूं कि इस पैक्ट का पर्पस क्या था। इसमें गिव एंड टेक था। इरविन ने गांधी से कहा कि ठीक है, आपकी जितने भी जो वर्कर्स हैं जिनको जेल में बंद कर दिया गया है हम उन सबको छोड़ देंगे, और आप जनाब इस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको ख़त्म करो और अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आ जाओ। दोनों को एक दूसरे की शराइ जो थी वो मंजूर थी। अच्छा, गांधी ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया? बात ये थी कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी इसका मोमेंटम कम होता जा रहा था। जितनी ज़ील के साथ लोगों ने इसको शुरू किया था अब उसमें कमी आना शुरू होगी। स्पेशली जो बिजनेसमैन थे या जितने भी ये काम वाले लोग थे ना, इन्होंने जब देखा कि ये अब इनको हैवी फाइन्स हो रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त हो रही हैं, तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से बैकआउट करना शुरू कर दिया। तो गांधी जानते थे कि अब आने वाले और कुछ टाइम में और मंथ्स के अंदर ये बिल्कुल फेल हो जाएगी। सो इट इज़ बेटर कि आप इनके साथ एग्रीमेंट कर लो, जितने भी लोग जेलों में हैं वो सब बाहर आएँ और हम देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर क्या होता है। तो जनाब अब गांधी इरविन पैक्ट हो गया, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एग्री है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये कब होती है? ये 7 सितंबर 1931 से होके 1 दिसंबर 1931 तक चलती है। और जनाब इसके अंदर ब्रिटिशर्स भी हैं, इसके अंदर मुस्लिम लीग भी है, इसके अंदर माइनॉरिटीज़ भी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है। तो अब देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस ने क्या रिज़ल्ट ड्राइव किए, ठीक है। अब बात अब ये भी ज़रूरी है कि इसको पार्टिसिपेंट को थोड़ा सा डिटेल में देख लिया जाए। तो डेफिनेटली ब्रिटिश के डेलीगेट्स थे, जिसके अंदर हमने देखा कि उस टाइम वो थे प्राइम मिनिस्टर जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड थे और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स थे। प्रिंसली स्टेट्स ये फर्स्ट राउंड टेबल में भी थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही थी। मुस्लिम्स जो थे ये थे हमारे कायद-ए-आज़म जिन्ना भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खान थे, इलामा इकबाल थे। हिंदूज़ की तरफ से ये लोग थे, डिप्रेस्ड क्लासेस को। अच्छा, अब इनका नाम बहुत प्रोमिनेंट होने वाला, अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर का वुमेंस को सरोजनी नायडू ने वो किया प्रेजेंट किया इनकी तरफ से। इसके अलावा लिबरल, जस्टिस पार्टी, सिख इंडियन, ये सब जो माइनॉरिटीज़ में थोड़े बहुत लोग थे इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या आउटकम निकला, इसमें क्या बातचीत हुई, क्या चीज़ें जो थी वो डिस्कस हुई। तो बात ये थी कि अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक पॉइंट ये हुआ कि जब गांधी जी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया
तो वो इस चीज़ को लेके बज़िद थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है ऑल इंडिया को, ठीक है। और ये कहते हैं कि जनाब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती, लिहाजा इंडियन नेशनल कांग्रेस की बातों को ही माना जाए, इन्हीं के पॉइंट्स को देखा जाए और इन्हीं के पॉइंट्स पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो दूसरी माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम लीग और दूसरी जो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करे थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये पूरे इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है, ये तो हिंदूज़ को कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हिंदू कम्युनिटी को भी पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हिंदूज़ का जो सबसे लोअर कास्ट है अनटचेबल्स, उनको उनके राइट्स डिनाई किए जाते हैं, उनको उनके राइट्स डिनाई किए जाते हैं। जिन वेल्स से वो पानी पी लें, उस वेल उनको पब्लिक वेल्स से पानी लेना अलाउड नहीं है, ठीक है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, वो सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो जितनी डिप्रेस क्लास ये है, हिंदूज़ की जितनी डिप्रेस क्लास ये है, शायद पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी डिप्रेस क्लास ही कोई नहीं है। तो जब ये अनटचेबल्स के पॉइंट को हाईलाइट किया गया तो ब्रिटिशर्स को समझ आई कि बिल्कुल इंडिया के अंदर कम्यूनल प्रॉब्लम जो हैं ये बहुत रूटेड है। सो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितनी भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो डील करेंगे, लिहाजा अब उनका भी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले सिर्फ मुस्लिम्स के पास सेपरेट इलेक्टोरेट था, अब हर कम्युनिटी को कह दिया गया कि आपका सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। समझ आई? सेकेंड राउंड टेबल का जो मेन आउटकम था वो ये था कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट हर माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, अब ये जब मिला तो गांधी जी ने इस चीज़ को देखा कि अगर तो सबको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है तो जो हिंदूज़ हैं उनकी जो मेजॉरिटी है प्रोविंसेस के अंदर वो कम हो जाएगी, उनको अब सीट्स कम मिलेंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, ठीक है। कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं अब वो चाहते थे कि वो इनको जो ये राइट मिला सेपरेट इलेक्टोरेट का, इससे विड्रॉ कर जाएं और जॉइंट इलेक्टोरेट की तरफ सारी माइनॉरिटीज़ को लेकर आएँ, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करे थे। तो सबकी माइनॉरिटीज़ की जो सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट था वो इनके कंट्रोल में था ये एक चीज़। तो जनाब फिर जब देखा कि गांधी जी की कंडीशन वाकई ही बहुत सीरियस हो गई है, तो फिर अंबेडकर और गांधी जी जो थे ये दोनों ने एक इशू, जो इस इशू को ना अनटचेबल के सेपरेट इलेक्टोरेट के जो इशू था, इसको रिजोल्व किया पूना पैक्ट के ज़रिए। पूना पैक्ट के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट से गिव अप कर दिया, ठीक है, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट की तरफ आ गए, ठीक है। अब कहा जाता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये एक फेलियर है। वो फेलियर इसलिए है क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, सिर्फ इसलिए कि वो इसी बात पे वज़ीद थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही माना जाए कि वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी कंट्री के बिहाफ पे बोल रही है, ठीक है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो कह रहे थे कि नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी इट वाज अ फेलियर, कोई रिजल्ट जो थे वो ड्राइव नहीं हो सके, बट इट वाज नॉट अ कंप्लीट फेलियर, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो कम्युनिटीज़ को ग्रांट कर दिया गया था। अब बात करते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। इसकी कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये 17 नवंबर को 1932 से स्टार्ट होती है और 24 दिसंबर पे ये एंड हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स को देख लेते हैं। इसमें सिर्फ टोटल 46 डेलीगेट्स जो थे वो टोटल प्रेजेंट थे। इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेबर पार्टी जो थी इनको नहीं इनवाइट ही नहीं किया गया। प्रिंसली स्टेट्स फर्स्ट में भी थी, सेकंड में भी थी, थर्ड में भी आ गई। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से मुस्लिम्स जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया, सर आगा खान ने मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट किया, डिप्रेस क्लासेस को डॉक्टर अंबेडकर ने रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा वुमेन, यूरोपियन, इन सब लोगों ने भी
पार्टिसिपेट किया। और अब हम डायरेक्ट इसके आउटकम पे आते हैं। कुछ भी इस टेबल से अचीव नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो गैप्स थे वो इस कदर वाइडन हो चुके हुए थे कि कोई एक सिंगल पॉइंट पे ये एग्री नहीं हो रहे थे। ठीक है, लेकिन ये था कि जो भी थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस जो इस कॉन्फ्रेंस से आई उनको फिर एक वाइट पेपर पे पब्लिश कर दिया गया 1933 में। ठीक है, और उसी को फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया गया। लेकिन इसका भी एक आउटकम है, वो क्या है? वो ये है कि फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 जो है इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को देखते हुए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, और 1935 का जो ये एक्ट था ये पाकिस्तान और इंडिया बनने के बाद जब तक इन दोनों कंट्रीज़ के पास इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं आ गए, इन्होंने भी फिर 1935 के जो एक्ट है इसी को फॉलो किया। सो इट वाज नॉट अ कंप्लीट फेलियर। सो अब तक के लिए ही इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड यस, प्लीज़ टेल मी हाउ वाज दिस प्रेजेंटेशन और दिस लेक्चर। सो ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।